तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास में अब एग्ज़ाम करने के लिए, मतलब कि तैयारी करने के लिए। जितना भी समय है उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह भुना लीजिए और सारे कामों को पेंडिंग में डाल करके सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। उसमें आपको पता ही है हम आपकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उस सपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। हमारे आपको पता ही है सीरीज जो चल रही थी वो चल रही थी जूरिस्प्रूडेंसी 2 का, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर का पहला ही पेपर है। उसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अब हमारी जो सीरीज है वो चल रही है शॉर्ट क्वेश्चन की। तो इससे पहले 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है दोस्तों और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारा राज्य का अर्थ। राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आवश्यक तत्व, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके नेचर को, प्रकृति, सारा सब कुछ देखने वाले हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आप इसको लिख करके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आएगा तो आप 10 नंबर इसको पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं और लॉन्ग में आए तो 20 नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य का अर्थ देखिए, विधि का राज्य से गहरा संबंध है, बिल्कुल सही बात है। और राज्य के बिना उसका अलग अस्तित्व भी नहीं। सामान्य अर्थ में राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बाह्य एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में लाया जाता है। इट मीन्स कि जो राज्य है उसकी उन्नति किससे होती है? उसकी विधि से होती है। उसकी सरकार द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उनसे होती है। वो किए ही इसी उद्देश्य से जाते हैं। विधि की दृष्टि से राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। ध्यान रखना, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। प्राचीन यूनान में राज्य नाम की कोई संस्था अस्तित्व में थी ही नहीं। उस समय यूनानी विचारक राज्य के स्थान पर पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका आशय नगर या राज्य होता था, ठीक है दोस्तों। पॉलिटिकल समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल का मतलब राज्य की नीति। आगे, प्राचीन रोम में ऐसे जन समुदाय के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया जाता था। मध्य युग में राज्य शब्द की परिकल्पना को साम्राज्य और रजवाड़ों तक ही सीमित रखा गया था। मध्यकाल में संप्रभुता शासकों में नीत होने के कारण राज्य का सर्वोपरि सत्ता का प्रतीक माना जाने लगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्टेट। देखिए, राज्य के विषय में विद्वानों के विचार अलग अलग रहे हैं। मैकियावेली, ओपेनहाइम, कार्ल मार्क्स आदि कुछ विद्वान ऐसे एक शक्तिपुंज के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक जन कल्याणकारी व्यवस्था मानते हैं। अनेक लेखकों ने राज्य की प्रति कानूनी दृष्टि अपनाते हुए इसे कानूनी आधार पर संगठित एक जन कल्याणकारी समाज माना है। मतलब कि समाज के जन कल्याण के लिए बनाई गई संस्था, ठीक है, गिरोह या फिर समूह, उसको हम राज्य कह सकते हैं। राज्य की प्रकृति के विषय में प्राचीन यूनान सोफिस्टों का मत था कि राज्य रूढ़िगत, कन्वेंशनल है, ठीक है, रूढ़िगत है। जबकि सुकरात तथा प्लेटो इन विचारों के अनुसार राज्य का स्वरूप स्वाभाविक है और नागरिकों के नैतिक विकास के लिए राज्य परम आवश्यक है। रूसो, कांट, हीगल तथा ब्रैडले आदि आदर्शवादी विधि शास्त्रियों ने भी मानव के सर्वोत्मुखी, इसमें कि सारा जो विकास होता है के लिए राज्य को ही अपरिहार्य माना है, साधन माना है। किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास हो सकता है वो राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। ह्यूगो ग्रोशस का मत था कि राज्य मानव कल्याण के निर्मित एक सामान्य जन समुदाय है तथा इन्हीं विचारों के प्रभाव के फलस्वरूप वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की कल्पना साकार हो पाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रकृति थी और अर्थ भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं आगे राज्य की परिभाषा पर। देखिए, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने राज्य के अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। राज्य शब्द स्टेट लैटिन के स्टेटस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्टैंडिंग अर्थात अस्तित्व में होना है। यह शब्द पारिस्थितिकी स्टेटस को प्रकट करता है।
मतलब कि स्टेटस, स्थिति। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राजनीतिक संगठन से है। ध्यान रखना, सामान्यतः नॉर्मली टाइप से देखते हैं तो राज्य का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो एक ऐसे राजनीतिक संगठन से है, मतलब कि जो जिसमें राजनीति हो, ऐसे एक समूह से है जो अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है तथा यह ऐसी संस्था है जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। विधि के अंतर्गत इसे कृत्रिम व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रमुख विधि शास्त्रियों ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार की है। सर जॉन सामंड कहते हैं कि उनके अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनमें निश्चित उद्देश्य से सामंड का आशय बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना तथा जन समुदाय में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से है। परंतु सामंड की यह परिभाषा भी अपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि इसमें भूभाग संबंधी तत्व की पूर्ण अवहेलना की गई है। मतलब कि किसी भी राज्य का जो भूभाग होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी अवहेलना की गई है। आगे है ऑस्टिन। देखिए, ऑस्टिन कहते हैं, विख्यात विधि शास्त्री, आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य संप्रभु, सोवरेन का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी सोवरेन के जो ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। तो सोवरेन का पर्यायवाची राज्य को बताया गया है। यह किसी ऐसे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह प्रतीक है जो राजनीति की दृष्टि से स्वतंत्र समाज में सर्वश्रेष्ठ शक्ति रखता है, पावर रखता है। उदाहरणार्थ के लिए हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, इसलिए उसे राज्य नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, मतलब संप्रभु का मतलब कोई आदेश जिसके पास में पूर्ण शक्ति हो, सत्ता हो, जैसे कि अभी है नरेंद्र मोदी है हमारे जो प्रधानमंत्री, उनके पास में हमारे पूरे देश की शक्ति है। ठीक है, तो इस समय हम उसको कह सकते हैं। आज़ादी से पहले ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसलिए उनको राज्य नहीं कहा जा सकता था। उससे पहले रजवाड़े होते थे, प्रांत होते थे, इस तरह से किया जाता था। चलिए आगे है राज्य के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। देखिए, राज्य की उपरोक्त परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि राज्य के अस्तित्व में आने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। यदि इन तत्वों में से एक भी तत्व कम हो तो ऐसे जन समुदायों को राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य के तत्व निम्न हैं। कौन कौन से राज्य के तत्व देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों जनसंख्या। देखिए, किसी भी राज्य की सबसे पहली स्थिति होती है कि उस राज्य में उसकी कितनी जनसंख्या है। मानव के बिना मानव समुदाय का अस्तित्व असंभव है। जाहिर सी बात है, अगर मानव समुदाय की बात करें और उसमें मानव ही नहीं है तो कैसा समुदाय। अतः जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अतः राज्य के लिए मनुष्यों का संगठित समुदाय होना आवश्यक है और राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या पर्याप्त हो, अर्थात वह कम से कम इतना हो कि उसे शासक और शासित वर्ग में बांटा जा सके। इट मीन्स कि किसी राज्य में इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए कि उसमें एक प्रधानमंत्री हो, उसके मंत्रिमंडल हो और फिर उसके बाद में कुछ प्रजा हो जिसके ऊपर वो राज कर सके। ठीक है, चलिए, लेकिन एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में विद्वानों का अलग अलग विचार है। इस विषय में प्लेटो के अनुसार किसी राज्य के लिए 5000 नागरिकों की संख्या पर्याप्त थी, जिसमें स्त्रियां, बूढ़े बच्चे तथा दास सम्मिलित नहीं किए गए थे। कम से कम मतलब कि 5000 लोग तो होने ही चाहिए। किसका मत था? ये मत था विद्वान, जो बहुत ही अच्छे विद्वान है, फिलोसोफर भी है, प्लेटो। अब उनके गुरु अरस्तु के विचार से राज्य के लिए निश्चित संख्या निर्धारित करना आवश्यक था, किंतु वह न तो बहुत कम हो और न बहुत अधिक हो। छोटे छोटे गणराज्यों का समर्थक होने के कारण रूसों ने आदर्श राज्य के लिए लगभग 10,000 नागरिकों को होना पर्याप्त माना है, प्लेटो के दूना। लेकिन वर्तमान समय में मानव सभ्यता के विकास तथा मानव समुदाय में हो रही निरंतर वृद्धि के कारण राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या का विशेष महत्व अब नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब कितनी भी जनसंख्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट है भूभाग, टेरिटरी। देखिए, राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, यह भूभाग ऐसा होना चाहिए जहां कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हों। यही कारण है कि जब
कि जब तक यहूदी लोग समस्त विश्व में बिखरे रहे और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं बसे, वे कोई राज्य नहीं बना सके। किंतु अब वे इजराइल में स्थायी रूप से बस गए हैं और वर्तमान में एक शक्तिशाली राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहूदी जो थे वो अलग अलग, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं पर, कभी उस देश में पहुंच गए, कभी उस देश में पहुंच गए, तो अपना कभी भी कोई एक राज्य नहीं बना सके। और अब वो रह चुके हैं, एक ही देश में रह चुके हैं, तो उसको उन्होंने इजराइल को बना लिया है अपनी कंट्री। ठीक है, अब वो राज्य कहने के लायक है। राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के संबंध में कोई निश्चित समय नियम नहीं बनाए जा सकते, जिस कारण से राज्य छोटा या बड़ा भी हो सकता है। राज्य के क्षेत्रफल में भूमि, उसकी नदियां, झीलें, समुद्र के किनारे केवल 12 नॉटिकल मील्स दूर तक भाग सम्मिलित होते हैं। देखिए, इसी का कारण है कि आप देखते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा हमारे देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर हम कहेंगे भूभाग के अकॉर्डिंग दृष्टि से तो राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा राज्य है, जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते। सरकार, गवर्नमेंट। देखिए, राज्य के अस्तित्व के लिए सरकार का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सरकार एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से राज्य अपने कार्यों को संपादित करता है। प्रजा को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें लागू भी किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, अब सरकार के जो मुख्य कार्य है कि वह राज्य को बाह्य व आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षित रखे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे। आरजी गेटल के अनुसार सरकार राज्य और व्यक्तियों के विशेष बीच की एक कड़ी का काम करती है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाते हैं और सामान्य हितों के संबंधित विषयों को संचालित किया जाता है। सरकार का गठन राज्य में होने वाले संविधान के अनुसार ही होता है। मतलब किसी भी राज्य का जो गठन है वो उसके वहां पर कौन सा संविधान चलता है, उस संविधान में क्या वर्णित है, उन्हीं के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग होता है। संविधान के अनुसार ही राज्य के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसा कि संघात्मक संविधान, अंतर सरकार संघीय फेडरल होती है, जबकि एकात्मक संविधान के अंतर्गत सरकार अध्यक्षीय प्रेसिडेंटल होती है। तो अब हमें यहां से एक क्वेश्चन और बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि संघीय हमारा जो देश है वो कौन सा राज्य है, हमारा जो देश है वो कौन से राज्य में आएगा, ये फेडरल सिस्टम में आएगा, संघात्मक में आएगा या फिर प्रेसिडेंशियल में आएगा। ठीक है, ये आप हमें जरूर बताएंगे। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, संप्रभुता शक्ति, सोवरेनिटी। देखिए, संप्रभुता का सामान्य अर्थ सर्वोच्चता होता है और प्रभुता शक्ति राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभुता शक्ति ही राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। यह इस बात को प्रकट करता है कि उसके अधीन कि व्यक्ति आज्ञापालक होते हैं या फिर नहीं होते। प्रभुता शक्ति से तात्पर्य राज्य की स्वाधीनता से है। दूसरे शब्दों में, राज्य की आंतरिक दृष्टि से कोई समांतर सत्ता नहीं होनी चाहिए और वह बाह्य या विदेशी नियंत्रण से पूर्णमुक्त होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर राज्य के आंतरिक दृष्टि से समांतर सत्ता नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स कि एक देश में एक समय पर एक ही जो सरकार पार्टी है उसी का राज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री है किसी एक ही पार्टी का होगा किसी भी देश में, चाहे वो संघात्मक है, फेडरलिज्म है या फिर एक संघात्मक है, कोई सा भी है, उसमें एक समय पर एक ही सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, एक समय में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऑस्टिन ने प्रभुता शक्ति के दो अनिवार्य लक्षण बताए, एक है अखंडनीयता और एक असीमितता। ऑस्टिन ने, इसलिए जेथरो ब्राउन ने कहा है कि वास्तव में राज्य स्वयं प्रभुत्ताधारी होता है, लेकिन यह प्रभुत्ता शक्ति उनके 3 अंगों ऑर्गन्स में बटी रहती है, जिन्हें कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिनी प्रभुता कहा जाता है, और संसद राज्य की विधायिनी प्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि कोई भी जो सरकार है उसके 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राज्य क्या होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, सारे सब कुछ हमने आपसे समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों फिर से बता रहा हूँ 10 नंबर 20 नंबर में आ सकता है,
प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, ठीक है, लाइक कर लीजिए और लोगों को भी ये जानकारी हो और लोग भी इससे लाभ उठाए, उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने जितने रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें। जितने भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो हमारे पुराने ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो सभी एक बार चेक कर ले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका डायरेक्ट आपको जो नोटिफिकेशन है वो तभी पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, कीप लर्निंग।